चलिए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं बताइए। एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.1 3.1 का एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। ठीक है, सबको सॉल्व करते हैं प्रश्न वाली या एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन है, सरल एवं बंद आकृतियां क्या होती है, उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाएं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या है, सरल और बताओ बताओ ना जी, सरल और बंद आकृतियां क्या होती है। सरल आकृति की बात करें, सरल आकृति एवं बंद आकृति, यही ना क्या। देखो, कोई भी नॉर्मल रेखा, इस तरह का रेखा, इस तरह का रेखा या इस तरह का रेखा, ये सरल रेखा सरल आकृति है। बट अगर कोई आकृति है जो इस तरह से बंद है, ये भी सरल रेखा ही है, ये भी। बट यही है कि ये क्लोज्ड है, ये बंद है ये भी आकृति, बट ये भी सरल, ये सभी जो है सरल आकृतियां हैं। एंड इसमें से कुछ है, इसको क्या कहेंगे, ये बंद तो नहीं है, ये तो ओपन है। ओपन मतलब खुला हुआ, ठीक है, ओपन शेप्स है ये। इसमें से कुछ लाइंस हैं, शेप्स एंड लाइंस, ओपन शेप है, कुछ शेप्स ही ले लेते हैं। ठीक है, ये तो लाइन है। इसको इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये ऑन है ना, हाँ रिकॉर्डिंग भी ऑन है, ठीक। चलो देखो, ओपन शेप समझ में आ गया। एंड इसको क्या कहते हैं, बंद आकृति या क्लोज शेप्स। तो यही हम लोग को बताना था कि सरल आकृति बताना है तो ये सारे सरल आकृति हैं, एंड एवं इसमें बंद आकृति है तो बंद के बारे में भी देख लिया। उसके बाद आगे हम लोग को क्वेश्चन बोला, उदाहरण देते हुए प्रमुख गुणों को समझाएं। समझ में आ गया क्या, उदाहरण तो दे ही दिए, यही तो एग्जाम्पल है। अब इसमें हम लोग को ये समझना है कि ये वाला ओपन है, ये वाला क्लोज्ड है। इसमें और कुछ समझने का है क्या। ठीक, यही हो गया पहला का आंसर। इसको तुम यहाँ से सॉल्यूशन भी लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत। ठीक, दूसरा क्या बोला है, निम्न आकृतियों को में से पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद है एवं बंद है वह सरल है, कौन सी बंद है वो सरल है, कौन सी खुली है एंड कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। चलिए ये बहुत बेहतरीन है। चलो देखो, सबसे पहले आकृति क्या क्या दिया हुआ है हम लोगों को, उसको बना लेते हैं क्या। एक ये आकृति है, दूसरा ये आकृति है, दूसरा तीसरा इस तरह का आकृति है, इस तरह का आकृति है ना। अब हम लोग को बोला है कि पहचान करें कि कौन सी सरल है, कौन सी बंद व सरल है। अच्छा, कौन सा बंद है और सरल है, ठीक है, ये भी हम लोग को पहचान करना है। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे ये सरल है, ठीक है, ये भी सरल है, ये भी सरल है कि नहीं। ये सरल आकृति है, सरल आकृति, ये भी क्या है, सरल आकृति, ये भी क्या है, बोलो, सरल आकृति है ना। बट ये क्या होंगे, ये कुछ इस तरह से, ये असरल है, असरल आकृति, असरल आकृति, ठीक है। सरल में अब ये बात बोला कि सरल तो हम लोग को समझ में आ गया, ठीक है, कौन कौन सरल, ठीक। अब हम लोग को बोला कि इसमें ये बताएं कि कौन बंद है और कौन ओपन है, ये भी बोला है ना, कौन सी बंद व सरल है। तो हम लोग अगर देखें तो ये तीनों तो सरल है। अब इसमें से ये बंद भी है, बंद और सरल, तो यहां पे हम लोग चाहें तो बंद व सरल भी लिख सकते हैं, बंद व सरल। उसी तरह से ये भी, नहीं ये बंद नहीं है, ये है बंद, बंद व सरल।
वो को थोड़ा सा अलग लिखना है, ठीक है। बंद व सरल, समझ में आ रहा है? बंद है लेकिन सरल है, बंद है लेकिन सरल है, ठीक है। और ये तो ओपन है, मतलब खुला हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग को नहीं बोला है बात करने के लिए, बट हम लोग को समझ में आ गया, ठीक। अब इसमें एक और बात, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स है इसके, मतलब बंद व सरल, बंद व असरल, ठीक है। इसको हटा दो यहां से, ये समझ में आया। अब हम लोग को एक और बात बोला है इसमें ढूंढने के लिए, कौन सी उत्तल एवं कौन सी अवतल आकृति है। अच्छा, तो हम लोग पढ़े हैं ना उत्तल और अवतल आकृति। तो ऐसा कोई भी शेप जो, अगर इसमें देखोगे इस वाले शेप में, तो इसका हर एंगल जो है, सभी एंगल जो है 180 से छोटा होगा। अगर इसको नाम दे दें P Q R S T, तो जितने भी एंगल है ना, चाहे P ले लो, Q ले लो, R ले लो, S ले लो, T ले लो, सभी 180 से छोटा होगा। पहला तो ये। दूसरा, डायगोनल जो है ना, डायगोनल या विकर्ण बोलो, एक ही बात है। डायगोनल्स या विकर्ण जो है, ये कभी भी किसी लाइन को कट नहीं करेगी। ये जो भुजा है इसको कट नहीं करेगी। यही दो कंडीशन है किसके, उत्तल के। ये उत्तल आकृतियां, अच्छा समझ जाओगे। कन्वेक्स, कन्वेक्स शेप्स या उत्तल आकृतियां का ये दो कंडीशन है कि उसका जो एंगल है वो 180 से छोटा होना चाहिए, तो सभी एंगल जो है 180 से छोटा दिख रहा है। और डायगोनल विकर्ण जो है वो कट नहीं करनी चाहिए लाइन को। जैसे यहां पे देखो, यहां पे देखो, ठीक है, दिख रहा है ना क्या, ये इसके कोई भी डायगोनल्स किसी भी लाइन को कट कर रही है क्या? नहीं कट रही है, ये नहीं कर रही है। ये हो गया, ठीक। चलो, अब हम लोग, तो ये तो उत्तल हो गया। अगर ये उत्तल है तो ये कौन सा हो जाएगा बताओ? अवतल, ठीक है। अवतल आकृतियां, या इसी को कनकेव भी कहते हैं, कनकेव शेप्स। अब इसका कंडीशन ये है कि अवतल आकृतियां, अगर इसका नाम दे दो ए बी सी डी, ठीक है। तो अवतल आकृतियां का क्या होता है कि इसका कोई भी एक एंगल जो है, कोई भी एक एंगल वो 180 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। ए बी सी कोई भी हो सकता है। एंड दूसरा, अगर इसका डायगोनल अगर हम लोग देखें तो एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को, किसी आकृति को काटेगा या किसी आकृति से बाहर चला जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखोगे, इसका एक डायगोनल तो यही होगा, दूसरा डायगोनल क्या होगा, यही होगा ना क्या। और एक चीज देखोगे, ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, ये एंगल देखो, ये सारे एंगल 180 से छोटा है। बट अगर तुम ये एंगल को देखोगे, ये वाला एंगल जिसको हम पेंट कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये एंगल, एंगल बी जो है 180 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग डायगोनल्स को देख लिए, ठीक है, एंड एंगल्स को भी देख लिए, तो हम लोग को समझ में आ गया। तो पहचानते कैसे हैं हम लोग अवतल आकृति या अवतल कनकेव शेप को, कि उसका कोई भी एक एंगल जो है 180 से बड़ा होगा, इस तरह से। और अंदर का देखना है, बाहर का नहीं। ऐसा नहीं कि ये सभी अंदर का देख रहे हो और ये बाहर का एंगल देख लो, नहीं, अंदर का ही एंगल देखेंगे। यहाँ पे भी सभी अंदर का ही एंगल देखे हैं, समझ में आ गया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, उतार लो इसको। तो एक्सरसाइज 3.1 का हम लोग पहला और दूसरा क्वेश्चन तो देख लिए थे ना। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोल रहा है, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखे तथा उनके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। अच्छा ठीक है, हम लोगों का एक शेप दिया हुआ है इस तरह से, ये दिया हुआ है ना, बोला नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखे। तो अगर ये इसको ध्यान से देखोगे तो इसका टोटल कितना भुजा है, 1 2 3 4 5 6। जब किसी भी बहुभुज का 6 भुजा है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, षटभुज कहते हैं। और इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेक्सागोन, ठीक है। भुजा कितनी है इसकी,
भुजा यानी साइड 6 है, 6 साइड्स है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, षटभुज कहेंगे, नाम तो लिख लिए। दूसरा हम लोगों को एक ये बात बोला है कि नाम लिखने के साथ साथ इसका विकर्ण भी बताना है। तो PQRSTU ये नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग को बोला इसका विकर्ण भी खींचने के लिए। हम लोग को पता है ना विकर्ण मतलब डायगोनल, विकर्ण मतलब डायगोनल। तो अगर हम लोग बात कर ले, चलो इधर बात करते हैं। हम लोग अगर विकर्ण की बात कर ले थोड़ा सा, विकर्ण मतलब डायगोनल्स की बात करें तो देखो डायगोनल्स होता क्या है, ये तो हम लोग बेसिक के लेक्चर में पढ़ ही लिए हैं। एक ये डायगोनल हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। कोई दिक्कत क्या है ना। हम लोग लिखते चलेंगे जितने भी डायगोनल्स है। हम लोग को पता है UQ, UQ एक डायगोनल्स है क्या। उसके बाद UR एक डायगोनल है, उसके बाद US एक डायगोनल है। समझ में आ गया। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, T से मिलाने का कोशिश करेंगे। देखो ये 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 ठीक है। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं बताओ, TP एक डायगोनल है। ध्यान से देखना आप लोग, कोई मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। TP एक डायगोनल है, उसके बाद TQ एक डायगोनल है, उसके बाद TR एक डायगोनल है, ठीक है क्या। अब और भी कुछ हो सकता है क्या, देखो ध्यान से देखना। एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, और ये US और SU तो बात एक ही है, ठीक है। तो हम लोग यहां से क्या कह सकते हैं बताओ, ध्यान से देखो। एक दो डायगोनल ये है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, SQ है ना, और एक SP, ये भी एक डायगोनल होगा, है ना। चलो अब R से देखते हैं, यहाँ R से देखो ध्यान से। चलो R से मिलाते हैं हम लोग। अगर हम लोग R से मिलाएं, देखते जाना, इधर ही ध्यान रखना है। एक ये हो सकता है, ये तो मिला हुआ ही है, मतलब RT और TR तो सेम ही होगा। उसके बाद RU और UR भी सेम होगा, बट RP नहीं था, तो एक RP हो जाएगा, या PR, मतलब कि PR एक हो गया क्या, है ना। एक तो PR हो गया डायगोनल। उसके बाद चलो अब Q पे आते हैं। समझ में आ गया ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। Q पे आते हैं, तो Q इससे भी जुड़ा हुआ है, Q इससे भी जुड़ा हुआ है, Q इससे भी ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हम लोग को ये समझ में आ गया कि टोटल इतने डायगोनल्स होंगे इसके, है ना। और हम लोग इधर से और भी बन रहा है तो उसको रिपीट करके नहीं ले सकते हैं, ये बात समझना कि PR को RP लिख दोगे दोनों सेम होगा। इसलिए अगर हम लोग PR बना चुके हैं, RP बना चुके हैं, तो फिर उसको PR नहीं ले सकते हैं इधर से चल के, है ना। तो फिर वो बात तो सेम ही हो जाएगा, ठीक। तो ये समझ में आ गया। तो हम लोग को यही बोला था कि इस आकृति के नाम लिखें और फिर सारा विकर्ण डायगोनल्स के लिखें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर हो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 3 का यही हो जाएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या है, चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कारें खड़ी हैं, ठीक है, बीच में चौकोर आकार का मैदान है। बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर भाग में है, कितनी बहिर्य भाग में है। अच्छा ये ब्लिंक कर रहा है, ठीक। अब हम लोगों को क्या बोला कि एक आकृति दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखना। एक इस तरह का आकृति दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है तुमको कार, ऐसे ही बनाएंगे हम लोग कार, ठीक है, सिंपल सा। देखो एक इस तरह से है, फिर एक को अगर ध्यान से देखोगे आकृति में एक बाहर है, बाकी का दो इधर है ना। समझ में आ रहा है ना। हम लोग को बोला कि बताओ बहिर्य भाग, मतलब कि बहिर्य भाग का मतलब क्या होता है, और
अभ्यंतर, ये तो अभ्यंतर हो गया, इसको कहते हैं अभ्यंतर। अभ्यंतर का मतलब इंटीरियर भी होता है, हम लोग दोनों सीखेंगे है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों। इंटीरियर होता है, इंटीरियर में टोटल कितने कार हैं? 5 है, ये तो हो गया इंटीरियर। और बहिर्य भाग मतलब कि ये और ये, अगर इसको थोड़ा सा इधर घुमा दे और इधर घुमा दे, इसी को लिख देते हैं हम लोग क्या? अच्छा सही तो था, बाहिर्य भाग, या इसको कहते हैं एक्सटीरियर, मतलब बाहर का। बाहिर्य भाग में कार की संख्या कितनी है? 1 2 3, 3। यही हम लोग से पूछ रहा था कि बताइए कि अंदर में कितना है, बाहर में कितना है। समझ में आ गया क्या? ये दोनों क्वेश्चन को उतार लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।